अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है मुझसे नावल ख़त्म हो चुका है और अब मुझे एक नए नावल के साथ आपके सामने आना था। तो आप लोगों से मैंने राय भी ली थी और बहुत से लोगों ने मुझे ये फरमाइश की थी कि मैं जन्नत के पत्ते से स्टार्ट लूँ अब। तो अब मैं जन्नत के पत्ते जो है वो लेकर आपके सामने आई हूँ। और आप ये नावल देख सकते हैं कि काफ़ी इसकी मोटाई है। हमारे पास जो मुसफ़ नावल था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी 21 एपिसोड हो गई थी लास्ट एपिसोड करते करते। और एक एपिसोड तकरीबन हमारी जो थी वो 30 to 35 मिनट्स जाती ही थी। तो ये इस नावल में ये है कि ये उससे भी बड़ा नावल है और आपने अपनी आंखों से देखा। इसके जो बाब हैं, जो एपिसोड्स हैं, वो टोटल 14 हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मुसफ़ नावल में इतने से नावल में 21 एपिसोड्स बनी हैं आधे आधे घंटे की, तो इसकी एक एपिसोड कितनी बड़ी होगी कि इसमें टोटल जस्ट 14th एपिसोड है या 14th बाब है। तो अब एक एपिसोड तो मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ। मैं पूरी एपिसोड पूरा बाब एक ही में रिकॉर्ड करूँगी और वो आपके पास जो है वो पार्ट्स की सूरत में आता है, 2 पार्ट्स की सूरत में आता है, 3 पार्ट्स की सूरत में आता है। अब ये एडिटिंग के बाद पता चलेगा, क्योंकि लेंथी वीडियोस भी जो है वो अपलोड करना या फिर अपलोड करके फिर व्यूज़ का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है कि लोग बस जब देखते हैं कि ओह 1 घंटे की वीडियो तो फिर वो स्किप कर जाते हैं। हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, जिन्हें किताबों से लगाव होता है, वो ज़रूर देखते भी हैं और वो सुनते भी हैं और वो पढ़ते भी हैं। पहले ही हमारा जो नावल है वो बहुत लेंथी है। पहले ही इसकी जो किस्त है, जो अभी मैं पहली किस्त आज शुरू करूँगी, वो बहुत लेंथी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना ये थ्रिल से भरपूर नावल, अपना ये सस्पेंस से भरपूर नावल, और इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें जो है वो दीन की पैगामात भी हैं, आपको मैसेजेस भी मिलेंगे, आपकी लाइफ चेंजिंग मैसेजेस होंगे। आप जो है वो जिनको शौक़ है घूमने फिरने का, उनके लिए भी मंजर कशी बहुत खूबसूरती से की गई है तुर्की की। आप किताबों के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए आप वहाँ से घूम के आ सकते हैं। तो ये सस्पेंस, थ्रिल और लव और क्या बोलते हैं इसको, मैसेजेस से भरपूर नावल जो है हम स्टार्ट करते हैं देर किए बगैर। एपिसोड 1। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो इसके सामने कोनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टिच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी थी, स्याह बड़ी बड़ी मुगलई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी, और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफेद मलाई और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टिच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफा खुला तो एकदम इसकी मुतहरिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में जरा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफे के लोड होने का इंतजार करते हुए इसी मुस्तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ फिसलती लटें पीछे की। 10 सेकंड बाद सफा लोड हो गया। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसल कर आगे को गिरी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई इसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं। लफ्ज जरा से खुल गया और पूरे वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो जो पढ़ रही है बिल्कुल सच है, और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ तो वो एक झटके से उठ बैठी। इसका सेल फोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा सा इरताश पैदा किया। इसने फोन कान से लगाया। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था, तभी वो दबे जोर से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं रही थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी।
सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। वो आदतन स्याह बालों की एक मोटी लट उंगली पे लपेटती कह रही थी, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुतालिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फौरन तरदीद की। बल्कि यूं करो, तुम गैस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकालकर बैड क्राउन के साथ सीधा लगाया, फिर उसे टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफी में सर हिलाती ज़ारा के कहे अंदाजों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वगैरह नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोलकर सुनो, तुम्हें वो एरasmus मेंडिस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानब ज़ारा इतनी जोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद इसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। इसने साथ ही एक हाथ से पड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानी मोड़ा और सर आगे करके गौर से दोबारा देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगे। नहीं, स्पेन की जुस्टर से नहीं बल्कि तुर्की की सिबांची यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेक्ट किया है, और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जाएंगे। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो इसने इसे हाथ से दबाकर बंद कर दिया, फिर तार निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने सिबांची को नेट पे देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जान से गालिबन इस्तफसार किया गया तो वो गोया हुई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम इसके बारे में अपनी फैमिलीज को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए इसने गर्दन मोड़कर दरवाजे को देखा। दरअसल सिबांची में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ्फर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। उसी पर खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थी। शायद इसका वहम था। वो सर झटक कर फोन की जानिब मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अबू ताया फुरकान जरा सख्त है ना। वो फिर से हेडफोन से टेक लगाए नीम दराज मगन से बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाजत ना देते हैं, मगर तुर्की में सबीन फुप्पो रहती है ना, सो वो मान जाएंगे। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने सर नफी में हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी है परसों, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमान कहकर इसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पर उछाल दिया, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लॉन्च खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और नंगे पांव चलती लॉन्च से किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खुले ट्राउजर में इसका कद मजीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पर स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबाने की आवाज आई और सारी बत्तियां जल उठी। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसलकर सामने को आ गिरे। हया ने नजाकत से उंगली से इसको पीछे से हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर खड़े रखे रैक से शीशे का गिलास उठाया और बोतल इसमें उंडेली। पानी की नदी से गिलास में गिरने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखे किसी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लैब पर रखी इस तरफ आई। वो सफेद अध खुले गुलाबों का बुके जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे, साथ ही एक बंद सफेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख के गया इधर।
इसने बंद लिफाफा उठाया, पलट कर देखा, इस पर घर के पते और ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता ना था, बस कोरियर सर्विस की मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पे 1 रोज कबल की तारीख थी। इसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक के अंदर एक मोटा कागज था। इसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, न लकीर न कोई डिजाइन, बस इसके वश में अंग्रेजी में 3 लफ्ज लिखे थे, वेलकम टू सबान। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सबांची जा रही है? खत पे तो 1 रोज कबल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल इसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात इसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट कबल गई हो, वो शख्स को 1 रोज पेशतर कैसे मालूम हुई? अगर जारा को इसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये इसकी हरकत है, और ये खत सबांची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस पे एक कौमी सतह की कोरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा है इसे? ये पानी से भरा गिलास वहीं स्लेब पर छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। नेक्स्ट पार्ट। दोपहर की ठंडी सी छाया हरसू छाई थी। वो पर्स कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो इसके भाई रुहेल की, मगर इसके पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। इसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार से जारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। जारा ने आध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। वो दरमियानी शक्ल सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने साथ ही अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाजा आधा खोले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंस की एक लड़की खतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, इसे वाकईतन अफसोस हुआ। रात फोन कॉल के बाद इसकी जारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? जारा चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही हूँ इरम के साथ। दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोहनी टिकाया तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस सी कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर तक था। हम रंग दुपट्टा गर्दन के गिर लिपटा था। बाल कमर पर गिर रहे थे और आदतन आंखों में गहरा काजल डला हुआ था। हाँ चलो फिर जल्दी निकलते हैं। जारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे शख्स से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की इजाजत दे देते हैं? इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो जारा की इससे ज्यादा मुलाकात ना होती थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है। वैसे बहुत अच्छे हैं वो कार बाहर गेट पे ले आई। इरम का घर हया के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता वो इसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर आ गई। कास ने लंबी कमीज और ट्राउजर में मलबूस हमरंग दुपट्टा फैला कर सामने लिए। चेहरे के गिर्द मैचिंग कास ने स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया। हेलो जारा। बेतकल्लुफी से चेखते हुए इसने अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम से इसे यूं ही खुश किया करते थे। कैसी हो इरम? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। जारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन आ गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने नहीं अप्लाई किया था? अब इजाजत देते तब ना। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, जारा ने कहा।
हया ने तादीबी नजरों से इसे घूरा कि कहीं पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास न हो जाए, मगर ज़ारा गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी तो और इरम हस्ब तवक्का उदास हो गई थी। अब्बा भी पता नहीं किस पर चले गए। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है, इतनी अच्छी लगती है, मगर अब्बा जरा भी सुलेमान चचा की तरह नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कौफ छुपाते हुए बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त का शिकायती रवैया इसे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियां लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज की फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियां अच्छी भी नहीं लगेंगी। वो मुंह बसोड़े फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटक कर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गीत बाआवाज़ से बुलंद गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना पड़ा। जिना सुपर मार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज पे आ गई। ये गोल्डन वाला जो 300 नंबर पे रखा है, ये दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नजर में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने पूरा जोड़ा निकाल के इसके सामने रख दिया। वो जमीन पर पंजों के बल बैठा था, जबकि हया ज़ारा के सामने काउच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता अंदाज में पूछते हुए सेल्समैन ने हाथों में पकड़ा जूता इसके करीब किया, जो खूबसूरत हील्स में मुकीद था। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था, इसे थामते हुए हया की उंगलियां लाजमन इसके हाथ में मस्त होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे लहजे में सेल्समैन ने ज़ेरे लफ्ज़ कुछ गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इनकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा चंद नोटों के ऊपर 5 का सिक्का रखा था और लड़के ने सिक्के को यूं पकड़ रखा था कि जैसे सेल्समैन ने जूते को, ताकि इसे थमाते वक्त लाजमन इसका हाथ टकराए। शुक्रिया। हया ने नोट किनारे से पकड़ के खींचे। सिक्का लड़के के हाथों में रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना अंदाज में सिक्का इसकी जानिब बढ़ाया कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने रखे सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलट गई। ज़ारा ने बेख्तियार कहकहा लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल तो कर रहा था इसकी इसी शक्ल पर शॉप के सारे जूते दे मारो। मालूम नहीं हमारे मर्दों की जहनियत कब बदलेगी, यूं घूरते हैं जैसे लड़की कभी देखी ही नहीं। मुतनफुर से नाक सुकेटते गुस्से में बोलती ज़ारा के साथ सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब से आवाज आई, तो इतना बंद सवर के बाहर ना निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर ठहर गई। वो एक मोमर खातून थी, बड़ी सी चादर में लिपटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जीने चढ़ रही थी। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग करने का बहुत शौक है। वो और भी बहुत कुछ कहती, मगर ज़ारा इसको कोहनी से थामे वहां से ले आई। अब तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पे फैला दुपट्टा अब सिमट कर गर्दन तक आ गया था। इसने कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो सिर्फ इनके साथ आउटिंग पे आई थी। मेट्रो से वो स्कूप चली आई कि कुछ हल्का फुल्का खा लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, वो जो बेटे की शादी के लिए जमा हुए खानदान वालों के लिए दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल स्लश मंगवा लेना, मैं जरा बेकरी से कुछ ले आऊं। इरम झट बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जानिब का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा तेजी से अंदर आया था, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना मजा था। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सारी जगह को घेर रखा था। मगरिब गहरी हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा सा था। इरम काफी कॉम्प्लेक्स लगती है नहीं? इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ घूमी। और तुम इसके इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हवा दे रही थी। वो उल्टा इस पे खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्कॉफ की सख्ती करते हैं, वो बस इसी बात पे खुद तरसी का शिकार है और तुम भी इसका साथ दे रही थी। मैंने सोचा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी, अब इसको भी यही समझाना है कि खामखा खुद तरसी से निकाले। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ खुले शीशे के बाहर आ चुका था।
तुम्हें याद है ज़ारा, पिछले साल जब यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की के ट्रिप के आस दिलाई थी तो आखिर में पहुंचकर सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर लिखवा कर वो शीशा ऊपर चढ़ाते हुए याद करके कहने लगी, मैं तो इतनी मायूस हो गई थी कि सोचा भी ना था कि कभी तुर्की जा सकूंगी। इसकी आवाज में आस जुड़ने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में थी। इनका 7वां सेमेस्टर दरमियान में था जब यूरोपीय यूनियन की स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोप और एशिया की यूनिवर्सिटीज के माबैन तलबा का तबादला होना था। यूं चंद माह के लिए यहाँ से कुछ तलबा यूरोपीय यूनिवर्सिटी जाएंगे और एक सेमेस्टर पढ़कर वापस आ जाएंगे। जब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसे तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा, मगर फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई कर दिया और बिलाखिर सबांजी यूनिवर्सिटी ने इसे मुंतखब कर लिया। इधर 7वां सेमेस्टर पूरा करके इसे फरवरी में 5 माह के लिए तुर्की जाना था। अभी दिसंबर चल रहा था। जहां इसके अपने मज़ामीन शरिया एंड लॉ तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर वापस पाकिस्तान आकर इसे LLB का 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मजा आए हया, अगर कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हमसफर तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा सफर कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफर कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान से सबांजी से हम 2 लड़कियां ही जा रही हैं और फिर हम ठहरे ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, इससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया चौंकी, फिर शीशा नीचे करने लगी। नहीं, खतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं, मालूम नहीं कौन है। इसने स्लश के गिलास पकड़े, ज़ारा का इसे थमाया और इरम का डैशबोर्ड पर रख दिया। फिर अपना गिलास लबों से लगाया। ठंडा सा स्लश अंदर तक उतर गया। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना कब भूली, इसे इल्म ना हो सका। दफ्तन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए मोबाइल कान से लगाया। हेलो अम्मा जी। क्या? आवाज खराब है, 1 मिनट। ज़ारा के फोन पर गालिबन सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का गिलास हाथ में पकड़े दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते ज़ारा को विंडो स्क्रीन के पार से देख रही थी। अब वो एक दरख्त के साथ खड़ी फोन पे बात कर रही थी। हेलो माय लेडी। कोई एकदम से इसके बहुत करीब आकर बोला। वो डर कर उछली। जरा सा जूस कपड़ों पे छलक गया। खुली खिड़की पे एक औरत मुस्कुराते हुए झुकी हुई थी। मेकअप से अटा चेहरा चमकता हुआ, आई शेडो बिखरती हुई, सुर्खी बालों का जूड़ा चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी, मगर वो मर्द भी नहीं थी। कैसे हो जी? वो इसकी खिड़की पे पूरा झुका खड़ा था। ग्लास इसके हाथ में कांपा। बेख्तियार इसने शीशा ऊपर चढ़ाना चाहा, मगर इसके हाथ दरमियान में थे। डरो नहीं बाजी, मैं आपकी दोस्त हूँ, डॉली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सिरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की तेज खुशबू उठ रही थी। इसे कराहियत से आई। जरा बात तो सुनो। इसने चेहरा मजीद झुकाया और इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लैश का भरा हुआ ग्लास इसके मुंह पे उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ चेहरे पे पड़ी तो वो झटके से पीछे हटा। इसने फुर्ती से शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सुनो जी। वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करता शीशा बजाने लगा। बंद शीशे के बाद इसकी आवाज हल्की हो गई और अब वो कोई गीत गुनगुनाने लगा था। कपकपाते हाथों से इसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने कार लाकर इसने पलटकर देखा। वहां दरख्तों के साथ वो डॉली नामी ख्वाजा सिरा अभी तक खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। वो अब गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार झुरझुरी सी हुई। कहाँ रह गई ये दोनों? इसने झुंझुलाकर हॉर्न पे हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़कर दोबारा देखा। वो अभी तक इसे ही देख रहा था। नेक्स्ट पार्ट। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो सीधी अपने कमरे में आई थी। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने ये कपड़े डिनर की मुनासबत से ही पहने थे, मगर दूध छलकने से ज़ारा सा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से दुपट्टे का वो हिस्सा धोकर इस्त्री किया और इसे रह रहकर वो ख्वाजा सिरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की थी। इस ख्वाजा सिरा की अजीब निगाहें और अंदाज इसे फिर से झुरझुरी सी आई।
फिर जब अपनी तैयारी से मुतमईन होकर वो बाहर आई और लॉबी का दरवाजा खोला तो पाँव किसी चीज से टकराया और वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पे सफेद अध खुले गुलाबों का बुके पड़ा था। वो झुकी और बुके उठाया। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीजें उठाकर सीधी हुई लिफाफा खोला जिस पर हयात सुलेमान लिखा था। अंदर वही सफेद बेसतर चकोर कागज था। इसके वश में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा, कहीं भी कुछ और नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज की मोहर लगी थी। वो कौन था और क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो बुके और खत कमरे में रखकर सारे मामले में उलझती बाहर आई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल लगी थी। लॉन्च में सब कजन्स बैठे थे। एक तरफ खवातीन का गिरोह खुशखबरियों में मशगूल था। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इनके खानदान में कजन्स की बेतकल्लुफी को बुरी नजर से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान चारों बहन भाइयों में सबसे सख्त थे और इनकी सख्ती इरम के स्कॉफ लेने और घर से बाहर लड़कियों से बात करने पर थी। इरम और बाकी कजन्स भी अमूमन अपने कजन्स के सिवा बाहर के किसी लड़के से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और खुद सुलेमान साहब मुस्तकबिल में अपने बच्चों की शादियां यकीनन मिक्स गैदरिंग में रखेंगे, ये सबको मालूम था। इनका खानदान ज्यादा बड़ा ना था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दावर, फरूख और इरम इनके छोटे बच्चे थे। फरूख मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉलीक्लिनिक से हाउस जॉब कर रहा था। वो हया से 3 साल बड़ा था। समीर फरूख से साल भर छोटा था और MBA के बाद जॉब कर रहा था। इरम हया से साल भर छोटी थी। आजकल सबसे बड़े दावर भाई की शादी की तैयारी थी। ताया फुरकान के बाद सुलेमान साहब थे। हयात इनकी अकलौती बेटी थी और रुहेल अकलौता बेटा। रुहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। अब इनके घर में सुलेमान साहब, फातिमा बेगम और हया, बस यही तीनों थे। फिर जाहिद चचा थे। इनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थी। फिर बेटा रजा इंजीनियर। सबसे छोटी बेटी सना O लेवल कर रही थी। इस वक्त सिवाय रुहेल के जो अमेरिका में था और दावर भाई के जो गालिबन ड्राइंग रूम में थे, बाकी तमाम लड़के लड़कियां लॉन्च में मौजूद थे। लड़कियों का कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम के हाथ में ढोलक थी। इसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पे आ गया था। अगर अभी ताया फुरकान आ जाएं तो फौरन इसको सर पे ले लेती। और वह महविश और सैरिश और सना के हमरा सुर मिला रही थी, जबकि रजा, फरूख और समी ऊपर कुर्सियों पर बैठे लड़कियों की तरफ फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पे हाथ बांधे चलती हुई आई। इनके करीब आकर रुकी तो सबकी निगाहें इसकी जानिब उठी। सफेद चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते सीधे स्याह बाल और बड़ी बड़ी काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन के हर उठी निगाह में सताइश उमड़ आई। हया, कैसी हो? आओ चलो इन लड़कों को हराते हैं। आओ बैठो ना। बहुत सी आवाजें इससे टकराई मगर इसने बेनियाजी भरी मुस्कुराहट से शाने उचकाए। पहले मैं साइमा ताई की किचन में हेल्प करवा दूं। इसने इरम की अम्मी का नाम लिया, जिनको इसने आते हुए उठकर किचन की तरफ जाते हुए देख लिया था। साइमा ताई ने यकीनन इसको आते नहीं देखा था, वरना इसे बुलवा लेती। इरम से ज्यादा समझदार तो बकौल इनके हया थे। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चची भी चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम तन्हा बैठी थी। अम्मा, मैं जरा साइमा ताई के साथ हेल्प करवा दूं। इनको अपनी तरफ देखता पाकर इसने अपनी बात दोहराई तो उन्होंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। राहदारी पार करके किचन के दरवाजे की सिम में बढ़ी थी कि साइमा ताई की तेज आवाज समाज से टकराई। जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि ये सारे रंग ढंग किस लिए होते हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेअख्तियार 2 कदम पीछे दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ भाभी कि रजा क्यों हर वक्त हया हया करता है। वो आबदा चच्ची थी। अपने नाम पे वो चौंक सी गई। वो कह रही थी, पिछली दफा जब हम सुलेमान भाई के घर खाने पे आए थे तो कैसे निक सिक से तैयार फिर रही थी। तब से रजा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों की मुतवज्जा
इस लड़की को लड़कों को मुतवज्जा करने का फन आता है। अब तक कितनी मुश्किल से दावर के दिल में इसका ख्याल निकाला था। मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था कि शादी करेगा तो सिर्फ हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आजाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है, तब कहीं जाकर वो माना। मगर अब फर्रुख, क्या करूं इस लड़के का? ये अभी भी इस तरह कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और फर्रुख भी इसके जाने के बाद जिद पकड़ लेगा। अब मेरी इरम भी तो है, मजाल है कि सर पे दुपट्टा लिए बगैर घर से निकले। साइमा ताई फखर से कह रही थी और धुआं होते चेहरे के साथ वो मुश्किल दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। इसे लगा इसने मजीद कुछ सुना तो इसके आसाफ जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत तो अपने वजूद को संभाले वापस पलट आई। किसी बात पर हंसते हुए फर्रुख की निगाह इस पर पड़ी जो राहदारी से चलती आ रही थी। इसकी हंसी थम गई। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कबूल सूरत सा फर्रुख, जिसकी रंगत रूटीन के बायस मजीद सांवली सी हो गई थी, मगर मसला इसकी वाजिबी शख्सियत या हया की बेपर्दगी का ना था। असल बात तो वो सब जानते थे, फिर भला इसके बारे में रजा या फर्रुख ने सोचा भी कैसे? वो एक सिपाह निगाह फर्रुख पर डालकर चुपचाप फातिमा बेगम के साथ सोफे पे आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने गौर से इसके चेहरे को देखा, फिर पूछा। कुछ नहीं अम्मा। वो बदिक्कत खुद को नॉर्मल कर पाई। फातिमा मुतमईन हो गई और साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह न थकता था। और ताया फुरकान के लिए तो वही बड़ी बेटी थी, लेकिन अंदर से इन लोगों के ऐसे ख्यालात होंगे वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी रजा या फर्रुख में से किसी ने भेजे होंगे। मगर कल रात जब पहली दफा फूल आए थे तब तो फर्रुख नाइट ड्यूटी पे था और रजा था तो इस्लामाबाद में ही। मगर इन दोनों में से किसी को इसके सबांजी के सिलेक्शन के बारे में कैसे इल्म हुआ? शायद जब वो ज़ारा को फोन पे बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो जो कोई भी था यकीनन इसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली होगी और सुनकर ही वो खत लिखकर फूलों के साथ इधर रख गया होगा। मगर इस पर तो कोरियर की एक रोज कबर की मोहर थी। शायद इसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की हो। मगर इतने झमेलों में फर्रुख और रजा जैसे जॉब वाले मसरूफ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? इसका दिल कहता था ये ना तो फर्रुख है ना रजा, बल्कि कोई और है। खैर जहन्नम में जाए वो जो भी है, इन दोनों का दिमाग तो अभी ठीक करती हूँ। वो तेजी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप के पास चली आई। इरम, सामने खड़े खड़े इसने मखसूस बेनियाजी सीने पे हाथ बांधे इरम को पुकारा तो सब रुककर इसे देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन फुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से इसने फर्रुख और रजा के चेहरों को देखा। वो दोनों चौंके थे और दोनों को ही इसकी बात पसंद नहीं आई थी। जैसे फुप्पो को कार्ड सुलेमान चचा को दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और हाँ, फुप्पो को अब्बा ने फोन कर दिया था। क्या वो आएंगी? आना तो चाहिए, आखिर करीबी रिश्ता है। तुमसे ना सही हमसे तो है। इसने करीबी रिश्ते पे जोर देकर एक जिताती नजर फर्रुख और रजा पर डाली। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले इसे बुलाया। हया मेरी जान, ये इरम किसी काम की नहीं है। तुम समझदार हो। टेबल पे तुमने ख्याल रखना है कि जैसे कोई डिश आदि हो फौरन जफर कुक को इशारा करना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल करूंगी। वो बदिक्कत मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब डाइनिंग हॉल में खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। डाइनिंग टेबल के इतराफ से कुर्सियां हटाकर एक दीवार के साथ लगा दी गई थी ताकि सब अपनी मर्जी से खाना निकालकर इधर टहलते हुए खाते रहें। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद से भरा शीशे का बड़ा प्याला उठाया ताया फुरकान और सुलेमान साहब के पास आई, जो अपने ध्यान में महवे गुफ्तगू थे। इसके पुकारने पे चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान मुस्कुराकर चमचे से सलाद अपनी प्लेट में निकालने लगे। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे, कंधों पे शॉल थी और बारोक चेहरे पर मूंछें। सुलेमान साहब इनके बरअस क्लीन शेव डिनर सूट में मलबूस खास से स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। दोनों की सोच भी अपने हुलियों की मानद थी। अब्बा, आप भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन का कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल
देख कर याद आया। सुलेमान साहब का चमचे में सलाद भरता हाथ जरा सुस्त हुआ, चेहरे पर करवाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने सलाद से भरा चमचा अपनी प्लेट में पलटा कर दिया था। इसके लहजे में अजब काट थी जो हया के लिए नई थी। अब्बा, सबीन फूफा शादी में आएंगी? वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो अब तक आ गई होती। 3 सालों में जो औरत से चंद दफा मिलने आई हो वो अब भी ना आए तो बेहतर है। हया तो क्या, फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान, क्या हुआ? थैंक यू बेटा। जवाब देने की बजाय सुलेमान साहब ने इसे मुखातिब किया तो वो अब तुम जाओ का इशारा समझकर सर झुकाए वहां से चली गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज पे रखा और अपनी आधी प्लेट उठाई, मगर अब कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफो के बारे में ऐसे गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? फिर वो नहीं रुक सकी। अपनी प्लेट लिए से सतून के पीछे आ खड़ी हुई, जिसकी दूसरी जानिब ताया और अब्बा खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पर सर झुकाए, इसके कान इन्हीं की तरफ लगे हुए थे। हया के लिए उमैर लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सुलेमान साहब अपने दोस्त और अपनी कंपनी के शेयर होल्डर के नाम लेकर कह रहे थे और इसके हाथ में पकड़ी प्लेट लरस गई। दिल सहम गया। ये क्या कह रहे हो? ताया फुरकान शशकर रह गए थे। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पे आएगा तो आपको मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूं। मगर सुलेमान, ये तुम कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम हया की शादी यूं कैसे कर सकते हो? बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राजी और मुझे यकीन है कि हया को भी कोई एतराज नहीं होगा। और जहां का क्या होगा? कौन जहां? सुलेमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा जहां, जिससे तुमने हया का निकाह किया था, तुम कैसे भूल सकते हो? जवाबन सुलेमान साहब ने नागवारी से सर झटका। वो 21 साल पुरानी बात है और हया 22 साल की हो चुकी है। बेवकूफी की थी मैंने कि सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह इसके बेटे से कर दिया। क्या इन 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि इस निकाह का क्या बना या क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा वो चंद माह में एक फोन कर लेती और 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई लगता है कि वो लोग इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम जानते हो, वो उल्टे दिमाग का शख्स। मैं कैसे मान लूं कि वो सिर्फ अपने मगरूर और बददिमाग शौहर की वजह से अपने बेटे का निकाह भूल सकती है? इतने वर्ष बीत गए, इसने फिर भी कभी रिश्ते या शादी की बात मुझसे ना निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जहां तो अच्छा लगता है। तुम इससे मिले तो थे पिछले साल जब तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहां सिकंदर अच्छा लड़का। माय फुट। उन्होंने तलखी से सर झटका। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। वो तुर्की में पैदा हुआ है, इसने कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी, ना इसे उर्दू आती है ना पंजाबी। कभी इन तमाम वर्षों में इसने अपने किसी मामू का हाल नहीं पूछा, कभी फोन नहीं किया। मैं ये सब भूल जाता, मगर मैं पिछले साल इस्तांबुल गया तो क्या आप यकीन करेंगे भाई कि मैं 18 रोज वहां रहा। मैं रोज सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो मिला ही नहीं। और जहां आखिरी रोज जब मुझसे मिला तो वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफी देर बाद इसे याद आया कि मैं इसका कोई दूर पार का मामू होता हूँ। फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज बम धमाके होते हैं और क्या वहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर इसका फोन आया और उठकर चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने के मतलब ना सोचता अगर मैं उस रोज एक तुर्क लड़की को जहां को घर ड्रॉप करते ना देख लेता, जब मैं फ्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदाहाफिज कहने गया था। इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लुफी अलमान। वो सिकंदर शाह का बेटा है और अपने बाप का ही पड़तू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर इसके बरअक्स निकला तो वैसे ही जहां भी अपने बाप के बरअक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा। मगर नहीं, वो इसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है इसका? इनसे क्या ताल्लुक है? ये बात ना जहां को याद थी ना सबीन को तो ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती इनके घर भेज दूं क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा होगा
लगा मैं हया की इधर शादी कर दूंगा। और अब इसमें मजीद सुनने की ताब नहीं थी। वो सफेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इससे दूर हट गई।